हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तो भाई साहब, पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास रहेगा, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ड्यू टू। कहा आपसे ये जा रहा है कि करंट जो रहता है, करंट का जो फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, करंट का फ्लो कंडक्टर के अंदर किस कारण से होता है। तो इसका आंसर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर के अंदर और वही कारण होते हैं फ्लो ऑफ करंट का। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो पहली टर्म में हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आती है करंट से जुड़ी हुई। आगे बात करते हैं। सेकंड है हमारे पास, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम से क्लियर है, स्पेसिफिक होता है। ओके, स्पेसिफिक होने की वजह से ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, किस मटेरियल का ये बना हुआ है। मास, डायमीटर, लेंथ, इनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल किसका बना हुआ है। ओके, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं पूछा इन्होंने, इन्होंने पूछा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, आगे देखिए, अ वायर इज स्ट्रेच डबल टू इट्स लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अगर हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल। अब इसको आपने कितना स्ट्रेच कर दिया, इसको कितना बना दिया आपने, इतना कर दिया आपने, 2L कर दिया। ठीक है, इसको आपने कुछ इस तरीके से स्ट्रेच किया कि इसकी अब लेंथ कितनी हो चुकी है, 2L हो चुकी है। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस R था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R डैश होगा। अब R डैश कितना होगा इसके कंपेयर में, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है, हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारी लेंथ बढ़ चुकी है तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। खुद सोचो ना, लंबा वायर कर दिया आपने, अब उसमें करंट जो होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है यार, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। इस तरीके से आपको समझना है कि भैया रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आपने लेंथ बढ़ा दी तो आपके दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, 1/4 और हाफ, ये तो नहीं हो सकता। अब बचा डबल और 4 टाइम। इस तरीके से भी सोचा करो कि यार आप अपने को 4 ऑप्शन है, 4 में से कम कैसे कर सकते हैं। तो अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, डबल या 4 टाइम। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर। आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर। एन यहां पर क्या है, एन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कितनी लेंथ बढ़ी है, कितने टाइम बढ़ी है। ओके, तो एन इज अ नंबर जो कि आपको बताएगा कितने टाइम आपकी लेंथ बढ़ी हुई है। तो आप क्या बोल रहे हो, 2 गुना बढ़ चुकी है। तो एन की जगह पर आप लोग 2 रख दीजिए और यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर जो आर डैश होगा, नया आर डैश जो आपका आ रहा है ना, वो 4 गुना होगा किसके, पिछले वाले रेजिस्टेंस के, इनिशियल रेजिस्टेंस के। तो हमारा आ जाएगा 4 टाइम। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल हमारा बनता है। ओके, हमने न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, आप लोग चेक करिएगा, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर न्यूमेरिकल डल चुके हैं। ओके, तो वहां पर न्यूमेरिकल में ये वाला न्यूमेरिकल हमने दे रखा है, इसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल हमने दे रखा है, सभी लोग लगा लेना न्यूमेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से बहुत छांट छांट के आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने वो न्यूमेरिकल नहीं करे तो सोचिएगा भी मत कि आपके 95 प्लस आ सकते हैं। बिना न्यूमेरिकल के 95 नहीं आएंगे। हाँ, 95 से अगर आपका छोटा टारगेट है तो आप लोग बिल्कुल न्यूमेरिकल को स्किप कर सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं है फिर भी। इसलिए बोल रहे हैं कि 95 से अगर ऊपर लाना है आपको तो न्यूमेरिकल को बिल्कुल मत छोड़ना। ये न्यूमेरिकल हमने शामिल किया है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। चलो, वीडियो को फटाफट हमें फिनिश भी करना होता है तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो अब आप लोग निकाल सकते हो यूनिट। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट कैसे निकालोगे, पहले तो रेजिस्टेंस पता होना चाहिए आपको। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ठीक है, तो अपने को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो पूछा है, तो यहाँ पर आर ए और ये एल जो होगा वो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एल। तो अब हिसाब से निकाल लो आप लोग। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है ओम। एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा लेंथ। लेंथ क्या होता है हमारा, मीटर में ही होता है। तो मीटर से मीटर कैंसर, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। ओम मीटर कहीं पर बना हुआ क्या, बिल्कुल सही है, सी वाला। इस तरीके से कर लेना। आपके लिए कुछ सोच रहे हैं हम लोग, यूनिट और हमारे जो डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं, हर एक चैप्टर के जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला, हर एक चैप्टर के और पूरे फिजिक्स के, क्लास 12 फिजिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी यूनिट्स और जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक या दो तीन पेज के अंदर अंदर सारे डायमेंशन फॉर्मूला एक जगह लिख कर आपको प्रोवाइड कर दें।
ठीक है, इसके ऊपर काम अभी हमारा चल रहा है, जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, जब तक के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना भी काफी आसान होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ओमिक रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा हमारा ओमिक रेजिस्टेंस है, ओमिक रेजिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो ओमिक रेजिस्टेंस हमारे क्या होते हैं, कॉपर वायर जहां से करंट आसानी से पास हो सके, ये जो होते हैं जंक्शन डायोड, ट्रांजिशन, एलईडी, इनको हम लोग ओमिक रेजिस्टेंस नहीं बोलते, ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जांपल होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ये हमारे सेमीकंडक्टर वगैरह में आते हैं। कॉपर वायर ही तो है सिर्फ हमारा प्यारा सा, जो अच्छी तरीके से करंट को कंडक्ट कर सकता है। ओके, और ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा, 2022 में क्वेश्चन आया था, काफी सिंपल था अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होता तो। सिक्स वाला है हमारे पास, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस, किसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, किसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, सेमीकंडक्टर, मेटल, इंसुलेटर या फिर एलॉय, किसका टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया और रेजिस्टेंस जो रहेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो गया, ऐसा कहाँ पे हो सकता है, यहाँ होता है सेमीकंडक्टर के अंदर। एक और बात ध्यान रखना, टेम्परेचर अगर आप लोग बढ़ाते हो ना, तो रेजिस्टेंस का जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, कंडक्टेंस होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, और कंडक्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस तो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गई होगा। आई बात समझ में, ये होता है, कंडक्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर का, और अगर कंडक्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, ये तो कम होना ही है, रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा ना, तभी तो ये बढ़ पाएगा। आई बात समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं वन शॉट वीडियो में। ओके, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। बाकी अगर आप लोग क्रेश कोर्स के अंदर ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसके लिए काफी सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवा रखे हैं। ओके, चलो नीचे आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस, अगर आप लोग ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस, अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो क्या होगा, अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बताया था भी आप सभी को, अगर आप लोग लेंथ को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस जो होगा पहले के कंपेयर में वो भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। ओके, उसके बाद फिफ्थ वाला है हमारे पास, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, पहला जो नियम होता है किरचॉफ का वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। और जो सेकंड नियम होता है वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन वापस दे दिया इन्होंने, इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड लॉ। आई बात समझ में, तो फर्स्ट लॉ होता है चार्ज के बेसिस पर, दूसरा होता है एनर्जी पे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, सेकंड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये अलग से टॉपिक हमारे होते हैं, आप लोग सब पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़े हो। वैसे जहां तक स्टूडेंट ने इन टॉपिक को पढ़ रखे होंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा। अच्छा, तो ये हमारा खत्म हो गया, सेवंथ भी आपका फिनिश करवा दिया। ठीक है, इसके बाद नाइन्थ वाले के ऊपर बात करते हैं, द फिनोमिना इन विच एट लो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस बिकम जीरो, अगर किसी टेम्परेचर के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो आप इस फिनोमिना को क्या बोलोगे, आप इस फिनोमिना को बोलोगे सुपर कंडक्टिविटी। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो सोचो कितनी कंडक्टिविटी हमारे पास होगी, तो उसी फिनोमिना को बोला जाता है सुपर कंडक्टिविटी, आपके पास सुपर कंडक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता यार, रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अप्रोक्स जीरो हो सकता है लेकिन जीरो करना नामुमकिन है। ओके, अब बात करते हैं 10वें और 11वें के ऊपर। 10वां हमारे पास है, इन ओम्स लो वी एंड आई ग्राफ इज, ओम्स लो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है अगर आप लोग ग्राफ बनाते हो V और I का तो कैसा बनेगा। तो देखो यार, आप लोग खुद समझदार हो, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, जैसे जैसे V बढ़ेगा आप लोग V लिख दीजिए, यहाँ पर I लिख दीजिए, जैसे जैसे हमारा V बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा I भी बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी वैसे वैसे बढ़ेगा। आई बात समझ में, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे क्या, इन ओम्स लो द वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन ही तो हमारे पास बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन ही है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। 11वें के ऊपर बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, करंट डेंसिटी क्या होता है पहले तो ये समझिए। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी होता है हमारा करंट एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फ्लो हो रहा है, ये एरिया है। ठीक है,
तो करंट जो होता है उसकी यूनिट होती है एम्पियर, और एरिया जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? चलिए ये भी हमारा फिनिश हुआ। अब ये रही आपके सामने मैजिदा कॉलम। ठीक है, ये आप लोग करिएगा। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, मेटेलिक वायर, किरचॉफ सेकंड लॉ, जंक्शन डायोड, ये कर लेना, काफी सिंपल चीजें हैं। मेजिदा कॉलम में अब यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग करिएगा। यूनिट वगैरह यहाँ पर अच्छे से दे रखी है, जो भी आपको बताइए वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको कर लेना, ये आपका काम है। ठीक है, हम लोग करवा रहे हैं डायरेक्ट आपको आंसर इन वन वर्ड। देखिएगा ध्यान से। आ, यहाँ पर है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो हमारा जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो हमारा करंट क्या होगा? इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ उसकी डायरेक्शन रहेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट आपको बता दी, ओम इंटू मीटर, ये करवाया था ना भी आपको, ओम मीटर। उसके बाद एट्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट एंड जूल। 1 किलोवाट एंड जूल के बीच में क्या रिलेशन होता है? इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, आप लोग चेक करिएगा, जहां पर हमने पावर बताया है, एनर्जी बताया है, तो वहां पर आपको टॉपिक देखने को मिल जाएगा। अभी आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ओके, ये रिलेशन आप लोग याद कर लो। इसमें याद करने वाली चीजें हैं, समझाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। नाइन्थ वाला देखेंगे आप लोग, राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। ठीक है, वाट होती है, पावर की यूनिट वाट ही होती है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन हमारे पास बनता है, राइट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये आपको लिखना है। आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिख देना, या फिर आप लोग डायरेक्ट बता दो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा बन जाएगा। इसके ऊपर एक हमने सेपरेट डेरिवेशन बना रखा है, डेरिवेशन वाला वीडियो बना रखा है। ओके, डेरिवेशन कर रखा है इसका, तो आप लोग को चेक करिएगा, इंपॉर्टेंट होता है 3 नंबर के लिए। ओके, तो इस तरीके से